हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज हम पंजाब इकोनॉमी का +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट कर रखा है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब का सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिए। चलो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं अगले रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? पहले आता है क्लाइमेट एंड रेनफॉल। हमें पता है कि पंजाब का जो क्लाइमेट है वो सर्दियों में तो बहुत ठंडा रहता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। हमें पता है पंजाब के टेम्परेचर के बारे में। और हम पंजाब में 3 सीजन्स काउंट करते हैं। वैसे तो बहुत सीजन्स होते हैं लेकिन पंजाब में हम मेनली 3 सीजन्स काउंट करते हैं। समर सीज़न, मानसून सीज़न, विंटर सीज़न। जो समर का सीज़न है वो अप्रैल टू जून में आता है और जिसका टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और जो मानसून का सीज़न है वो जुलाई टू सितंबर में रहता है। और विंटर का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर से मार्च में रहता है, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर जो सर्दियों में होता है, हमें पता है दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा फॉग होने लगती है, धुंध आने लगती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बहुत कम हो जाता है। वो 2 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है टेम्परेचर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बताया गया है कि जो रेनफॉल है अकर्स मोस्टली इन मानसून सीज़न। हमें पता है कि जो बारिश है वो मानसून के सीज़न में आती है और मानसून का सीज़न कब आता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक आता है। फ्रेंड्स, पंजाब लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा ध्यान से सुनना है। कोई भी एक लाइन को मिस नहीं कर सकते। अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खोल कर बैठ जाइए सामने। आपको हर एक वर्ड सुनना है, हर एक वर्ड में से कोई भी MCQ बनकर आ सकते हैं, इसलिए प्लीज़ क्लियरली सुनिए ये बात। जो रेनफॉल है वो मानसून सीज़न में आती है, आप सबको पता है। और मानसून का सीज़न जुलाई से सितंबर तक रहता है। ये जो मानसून सीज़न है वो खारिफ क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खारिफ क्रॉप्स के लिए, ठीक है। मानसून सीज़न किसके लिए बेनिफिशियल होता है? खारिफ क्रॉप के लिए। विंटर रेनफॉल दैट कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी इज़ वेरी लिटल। जो विंटर की बारिश होती है, सर्दियों की बारिश होती है, सर्दियों का मौसम कब होता है? दिसंबर से फरवरी के बीच बीच में आता है। तो इस सीज़न में क्या होता है कि जो बारिशें बहुत कम होती है, कम होने की वजह से जो रावी क्रॉप्स है बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब मानसून सीज़न में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है? खारिफ क्रॉप ग्रो की जाती है और विंटर सीज़न में रावी क्रॉप ग्रो की जाती है, ठीक है। हमें पता है पंजाब में जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में पड़ता है? जो वो डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट एरिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, मतलब जहाँ पेड़ पौधे या फिर फॉरेस्ट एरिया आ जाता है, वहाँ से जो नज़दीक डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वहाँ पे रेनफॉल क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे में हिमालयन के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? होशियारपुर आ जाता है। होशियारपुर में क्या आता है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पंजाब लेक्चर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मैक्सिमम रेन कहाँ पे होती है? होशियारपुर में होती है मैक्सिमम रेन। और मिनिमम रेन कहाँ पे होती है? मिनिमम रेन होती है मानसा में। कहाँ होती है? मानसा में सबसे कम बारिश होती है। और जो अमृतसर, जलंधर, होशियारपुर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, ये सब जो एरिया आते हैं इसमें एवरेज रेनफॉल से ज़्यादा बारिश होती है। अब हम एवरेज रेनफॉल भी की बात कर रहे हैं, तो एवरेज रेनफॉल हम पिछले 5 सालों से अगर काउंट करें तो जो हमारी पंजाब की एवरेज बारिश हो रही है वो कितनी हो रही है? 69 सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग बारिश हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, फरीदकोट, कपूरथला, फिरोजपुर, संगरूर, इन सब में एवरेज रेनफॉल से क्या हो रही है? कम बारिश हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम रेनफॉल, मिनिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है। पूछा जा सकता है कि एवरेज रेनफॉल 5 सालों से कितनी चल रही है? 69 सेंटीमीटर्स चल रही है। एवरेज रेनफॉल से जो ज़्यादा बारिश होती है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है? होशियारपुर, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एवरेज रेनफॉल से जो बारिश कम हो रही है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? ज़्यादातर फरीदकोट, कपूरथला, फिरोजपुर, संगरूर, ये सब आते हैं डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट आ गया हमारा इसमें पार्ट सॉइल का, ठीक है। अभी हमने क्लाइमेट देखा नेचुरल रिसोर्सेज में, अब बात कर रहे हैं सॉइल की। सबसे पहला पॉइंट आता है सॉइल ऑफ द सब माउंटेनियस और हिली एरिया, कि जो माउंटेनियस सब माउंटेनियस एरिया है और हिली एरिया है वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी होती है। दिस रीजन एज फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल, मतलब ऐसे में थोड़े से जंगल है, जो मिट्टी है वो हिली सॉइल आती है। इस ऐसी सॉइल में जो सब माउंटेनियस और हिली एरिया की जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ऐसे एरिया की जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोर की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हिली एरिया है उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, किस चीज़ की कमी होती है, कौन से किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारा डेजर्ट सॉइल, जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, जो रेतीली मिट्टी है वो कहाँ पे आती है, बठिंडा, फिरोजपुर एंड फरीदकोट, इसके एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें किस किस चीज़ की कमी होती है, पानी की, वाटर की, नाइट्रोजन की, पोटाशियम की एंड फॉस्फोरस की। देखो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हिली एरिया में भी पाया जाता है और डेजर्ट में भी पाया जाता है, ठीक है, इन दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन डेजर्ट एरिया में दो पार्ट और ऐड हो गए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ, क्या, वाटर एंड पोटाशियम। तो डेजर्ट सॉइल में चार चीज़ों की कमी पाई जाती है, वाटर, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस। जो इस रेतीली मिट्टी है उस चीज़ में हम क्या चीज़ें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम उगा सकते हैं, ग्राम, कॉटन, बाजरा, पल्सिस, ठीक है, ये चार चीज़ें हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं रेतीली डेजर्ट सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल का मतलब क्या है, जो पंजाब स्टेट में जो स्टेट्स अभी बच गई हैं, मतलब कि बाकी सारी डेजर्ट सॉइल की जो एरिया है उसको छोड़ के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट बच गया उसमें जो एरिया कवर होता है वो कौन सी मिट्टी का आता है, अलुवियल सॉइल का आता है। ये सॉइल क्या है, बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस एंड पोटाशियम पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी इसमें भी पाई जाती है। देखो नाइट्रोजन तीनों में कमी आ गई, लेकिन इसमें फॉस्फोरस और पोटाशियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया जाता है, वीट, राइस, शुगर केन एंड मेज, ये चारों चीज़ें इसमें क्या की जाती है, ग्रो की जाती हैं। आगे आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज में हमें पता है कि पंजाब में मिनरल्स तो बहुत कम पाए जाते हैं, है ही नहीं है, बहुत पुअर कंडीशन है, कोई माइंस नहीं है जहाँ पे मिनरल्स एंड कॉल की उत्पादन की जाती हो। मिनरल्स, वन फाइंड्स ग्रेवल दैट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेकिंग फॉर द लाइम। अगर ग्रेवल वर्ड आता है तो ग्रेवल वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेकिंग फॉर द लाइम के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रेवल पाया जाता है लेकिन माइंस कोई भी नहीं है हमारे पंजाब में, बहुत पुअर कंडीशन है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाटर रिसोर्सेज। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं पंजाब लेक्चरर के लिए, आप ध्यान से सुनिए। वाटर रिसोर्सेज, पंजाब इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं। पंजाब लैंड स्लोप्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, एज सच ऑल द रिवर्स फ्लो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया आ गया, ठीक है। इंडिया में जो हमारी स्लोप्स जो हमारी जो रिवर फ्लो है वो क्या है, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से फ्लो करती हुई साउथ वेस्ट की तरफ क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। किसकी तरफ निकल रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अब ये नॉर्थ और ईस्ट ये यहाँ से आ रही है, ये साउथ और वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट से ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से आती हुई साउथ वेस्ट की तरफ निकल रही है हमारी क्या, रिवर्स, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या आ गया, मेन रिवर्स। पंजाब में कौन कौन सी हमारी जो मेन रिवर्स पाई जाती है, पंजाब में 3 मेन रिवर्स है, कौन कौन सी, सतलुज, रावी एंड व्यास, ठीक है। ये जो रिवर्स है कहाँ से आती है, हिमालयन माउंटेन से आती है, तीनों ही नदियाँ,
ठीक है। दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, सारा साल ये तीनों नदियाँ बहती रहती है, सतलुज, रावी एंड ब्यास। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी मानी जाती है? पंजाब की सतलुज। इट एमिनेट्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन तिब्बत, तिब्बत से आती है ये। कहाँ से? तिब्बत में। कहाँ से? मानसरोवर लेक से। ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी सतलुज रिवर है उसका ओरिजिनेट मतलब मेनली वो कहाँ से आती है? मेनली वो आती है हमारे कहाँ से आती है? हमारी मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ठीक है। कहाँ से आती है? मानसरोवर लेक इन तिब्बत। विंडिंग थ्रू द हिमालयन रेंजेस, तिब्बत से आती आती हुई वो हिमालयन रेंजेस में आ जाती है। हिमालयन रेंजेस से एंटर करते हुए वो पंजाब के प्लेन्स मतलब पंजाब एरिया में एंटर करती है, जो नंगल के नज़दीक में पड़ते हैं। ठीक है। इसीलिए हैविंग फ्लो थ्रू द प्लेन्स ऑफ पंजाब इट एंटर्स पाकिस्तान नियर फिरोजपुर। क्या हो गया कि तिब्बत से आती हुई हिमालयन में एंटर करती है, हिमालयन से एंटर करके पंजाब में जो नंगल के नज़दीक पड़ता है, नज़दीक वहाँ पे एंटर करती है, और वहाँ से होती होती हुई फिरोजपुर से पाकिस्तान की ओर चली जाती है। ठीक है। इट इज़ ऑन रिवर दैट बाखड़ा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ड, इसी नदी के ऊपर ही हमारा जो बाखड़ा नंगल डैम है वो क्या है? बना हुआ है। ठीक है। इसको हम बाय डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलो इसको हम भी डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारी जो मेन रिवर है वो कौन सी है? सतलुज है। तिब्बत से आती हुई हमारी क्या हिमालयन रेंजेस से फ्लो करती हुई पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है। ठीक है। ये आ गई हमारी सतलुज रिवर। उसके बाद जो ब्यास रिवर है, वो ब्यास रिवर भी कहाँ से आती है? हमारी हिमाचल से आती है। ब्यास रिवर भी हिमाचल से। कहाँ? ब्यास कुंड से। जो ब्यास रिवर है वो कहाँ से आती है? ब्यास कुंड हिमाचल से आती है। एंटर करते हुए पंजाब में एक पॉइंट आता है हरिके, जहाँ पे सतलुज रिवर के साथ क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है, मीट करती है। मतलब ये दोनों जो ब्यास और सतलुज नदी है वो हरिके जाकर ज्वाइन कर जाते हैं, जहाँ पे ये एक रिवर में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? रावी नदी के बारे में। 3 नदियाँ पढ़ी थी हमने, सतलुज, ब्यास और रावी। जो रावी है वो भी हिमाचल से आती है। हिमाचल में कहाँ से? शैतांग पास से आती है। शैतांग पास से हमारी जो क्या है? रावी नदी आती है। वो क्या है? हमारे पंजाब में एंटर करती है, और वो क्या है? फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है। लाहौर के नज़दीक पाकिस्तान में चली जाती है, एंटर कर जाती है। तो ये हमारी तीनों नदियाँ। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर इसको अलग से मैंने आपको बताया। देखो ये रिवर ब्यास कहाँ से आई है? मैंने आपको बताई है, ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से आई है, जो पंजाब में एंटर करती है और हरिके सतलुज रिवर के साथ क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। फिर रिवर रावी के बारे में बताया, शैतांग पास हिमाचल प्रदेश से आती है, पाकिस्तान लाहौर में मिल जाती है। ठीक है। पंजाब के लिए दोनों ही बहुत यूज़फुल है इरिगेशन के लिए। ठीक है। पटियाला, बठिंडा, संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब गेट वाटर फ्रॉम द घग्गर ऑल्सो। घग्गर नदी से भी हमें क्या मिलती है? थोड़ी बहुत पानी मिल जाता है इन सब से। ठीक है। ये देखो ये अलग से घग्गर बनाई हुई है, जो पटियाला, संगरूर और कुछ इस डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, घग्गर नदी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉइंट ड्रेन्स एंड चॉज। ठीक है। मतलब कि कुछ नदियों का पानी कैसे निकलता है उस चीज़ के बारे में बताया। देयर आर सम ड्रेन्स एंड चॉज इन पंजाब इंक्लूडेड इन दैम चक्की रिवर। कौन कौन सी आती है? चक्की रिवर, काली बीन, चॉज ऑफ वेस्ट दोआब। सम वाटर फ्लोज दैम ड्यूरिंग द विंटर ऑल्सो। इनमें से कुछ नदियाँ मतलब सर्दी में भी बहती रहती है। बट वैन चोज आर इन स्पेट ड्यूरिंग द मानसून, अगर मानसून में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है इसमें, तो वो क्या करते हैं? ड्रेन्स के थ्रू ओवरफ्लो कर देते हैं। मतलब कि ये सब पानी उधर ड्रेन्स में चला जाता है, वो भी ओवरफ्लो करने लग जाता है जब मानसून का सीज़न आता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। ठीक है। कि पंजाब के फॉरेस्ट कौन से आते हैं? देखो अभी तक हमने कौन से कर लिए? फिजिकल रिसोर्सेज कर लिए, नेचुरल रिसोर्सेज कर लिए, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज कर लिए, वाटर रिसोर्सेज कर लिए। अब बात कर रहे हैं हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में सबसे पहला पॉइंट है फॉरेस्ट कवर इन पंजाब। कि पंजाब में कितना फॉरेस्ट एरिया कवर किया गया है। ठीक है।
इसमें से भी क्वेश्चन पूछा आ सकता है कि हमारा टोटल एरिया पंजाब का 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 2,442 स्क्वायर किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट एरिया आता है। हम कह सकते हैं टोटल पंजाब एरिया में 4.8% एरिया पंजाब का फॉरेस्ट पे कवर होता है। ठीक है, अब जो ये 2,442 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका जो 23% है वो क्या है, मतलब या फिर हम कह सकते हैं कि जो 4.8% है वो पंजाब का टोटल परसेंट एरिया कवर कर रहा है, और इंडिया का कितना कर रहा है, इंडिया के परसेंटेज के अकॉर्डिंग 23% कवर कर रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं। 34% जो हमारा फॉरेस्ट एरिया वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, होशियारपुर में। 24% रूपनगर में पाया जाता है, जो रोपड़ हुआ करता था पहले। 3% अमृतसर में, और 10% गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, बहुत मतलब कि जलंधर, संगरूर और कपूरथला में तो फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत कम फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे फॉरेस्ट एरिया की। ठीक है, अब पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लीगल स्टेटस, कि लीगली हमें कैसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आ गया रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि हमने फॉरेस्ट रख दी है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व कर दिए गए हैं। वो किस चीज़ के लिए, किस बेसिस पर रिजर्व किए गए हैं, कि हमें फ्लड्स चेक करने हैं कि फ्लड्स कैसे आए, मतलब फ्लड्स को तो नहीं, मतलब ज़्यादा फ्लड्स तो नहीं आ रहे पंजाब में, उसके लिए रिजर्व करके रखे है। डेजर्ट एरिया एंड इक्वल क्लाइमेट रखने के लिए, कि पंजाब में जो सारा टेम्परेचर है वो इक्वली रहे। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमने फॉरेस्ट को अलग करके रखे हुए हैं, रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। दे कैन नॉट बी यूज विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना यूज़ नहीं किया जा सकता। रिजर्व फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 44 स्क्वायर किलोमीटर इन पंजाब। पंजाब में रिजर्व एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर रखा गया है, 44 स्क्वायर किलोमीटर। पूछा जा सकता है कि रिजर्व एरिया पंजाब में कितना है, 44 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंडस्ट्रियल वुड फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, राइट ऑफ देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पर्सन ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कि इसमें जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, इसमें से इंडस्ट्रियल वुड, मतलब इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ करने वाली जो लकड़ी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलती है, लेकिन इसको यूज़ करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा चुकी है। इस एरिया में कुछ लोग ही जा सकते हैं, कुछ लोग ही इसको यूज़ करने का राइट है। वो मतलब वो राइट में कुछ ना कुछ कंडीशंस बेसिस है। ठीक है, और ये एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1127, मतलब 1127 किलोमीटर में क्या है, हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया आता है। थर्ड है हमारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड, दीज आर गिवन ऑन द लीज बाय द गवर्नमेंट, मतलब रेंट पर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो रेंट वाले होल्डर होते हैं, मतलब जिन्होंने रेंट पे लिया है, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में इस फॉरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसकी वुड को यूज़ कर सकते हैं। और ये एरिया कितने किलोमीटर में आता है, 157 स्क्वायर किलोमीटर में आता है पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर द पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1990। मतलब कि फॉरेस्ट को पंजाब लैंड में प्रिजर्व किया गया 1990 एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है कि जो सॉइल, मतलब कि ये ज़रूरी है कि जो फॉरेस्ट एरिया उसमें सॉइल कंजर्वेशन होनी ज़रूरी है, मतलब मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उस ऐसे एरिया हमने 1110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग भी हमने फॉरेस्ट एरिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ गया स्टेट फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट के द्वारा आ गया, और सेकंड आ गया प्राइवेट फॉरेस्ट, जो आम लोग कोई भी परचेज कर सकते हैं, वो लोग आ गए। ठीक है, और अब पंजाब में जो 54% टोटल फॉरेस्ट एरिया वो गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास है, और जो 46% एरिया टोटल फॉरेस्ट का वो किसके पास है, प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट फॉरेस्ट आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आ गया माउंटेनियस फॉरेस्ट, मतलब जो थोड़े से माउंटेन के पास आ जाता है, माउंटेनियस फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाइन ट्रीज पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट में।
ठीक है, जो माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। और माउंटेनियस रीजन कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हिमालयन में जो पहाड़ है, पहाड़ों के साथ जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ज़्यादातर लगते हैं, होशियारपुर एंड गुरदासपुर। होशियारपुर और मैंने आपको पीछे भी करवाया था कि सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल कहाँ पे पाई जाती है, होशियारपुर में। और सबसे मिनिमम रेन कहाँ पे पाई जाती है, मानसा में पाई जाती है। ठीक है, तो होशियारपुर एंड गुरदासपुर में ये पाइन ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बम्बू फॉरेस्ट। बम्बू फॉरेस्ट में क्या है, बम्बू ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मेनली होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया थोर्नी फॉरेस्ट। थोर्नी मतलब जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है, वो उस चीज़ को बोलते हैं। ऐसे कहाँ पे पाए जाते हैं, अरेशिया मतलब किक्कर ट्री, कैचू जिसको हम खैर बोलते हैं। ठीक है, ये थॉर्नी ट्रीज है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं जो हमें इन सब फॉरेस्ट एरिया में मिलते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट में। ठीक है, ये ज़्यादातर शिवालिक रेंजेस की ओर फैले हुए हैं। ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ गया ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का मतलब जिसके पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। ये कौन कौन से पाए जाते हैं, यूक्लिपियस, रोजवुड, मैंगो ट्रीज। सच फॉरेस्ट आर स्प्रिंकल ऑल ओवर द स्टेट। ये सारी स्टेट में ही फैले हुए हैं ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में कि फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पंजाब इकोनॉमी में। इसके कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कर रहे हैं डायरेक्ट एडवांटेजेस। उसमें हम बात करते हैं टिम्बर। अब टिम्बर क्या होता है, टिम्बर होता है कि जो ऐसी लकड़ी जो हम कोई बिल्डिंग मतलब बनाने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट इन पंजाब है सेवरल काइंड्स ऑफ टिम्बर, मतलब बहुत टाइप के टिम्बर पाए जाते हैं जैसे कि शीशम, टाली, मैंगो, यूक्लिपियस एक्सेट्रा। टिम्बर एंड फायरवुड वर्थ ₹27.6 करोड़ इन 2015-16। 2015-16 में जो टिम्बर एंड फायरवुड है वो कितने करोड़ पाई जाती थी, 27.6 करोड़ की होती थी, जो अब डिक्रीज होकर 16.7 करोड़ की प्रोडक्शन रह गई है, मतलब टिम्बर की और फायरवुड की। अब बात करते हैं फायरवुड। फायरवुड पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता था, अब कम हो रहा है। नेक्स्ट आ गया माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पाए जाते हैं जैसे रोजिन, गम, बम्बू। ये सब माइनर प्रोडक्ट्स हैं जो 175 लाख प्रोड्यूस होते थे। अब क्या होगी, इनकी डिक्लाइन होगी तो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 51.6 लाख 2019-20 में। देखो 1920 में फॉरेस्ट एरिया में हर एक चीज़ में डिक्लाइन आई है। देखो यहाँ पे 27.6 से 16.7 टिम्बर में डिक्लाइन आया, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में डिक्लाइन आया, सब चीज़ों में 2019-20 में जो हमें एडवांटेज मिल रहा था उसमें सब डिक्लाइन ही आ रहा है। ठीक है, अब बात आ गई फॉडर। फॉडर क्या होता है, घास फूस या चारा जो एनिमल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, एनिमल्स गेट देयर फॉडर फ्रॉम फॉरेस्ट। इन 2005-6 फॉडर्स एंड ग्राथ वर्थ ₹23 लाख। जो 5 और 6 साल था हमारा 2005 और 6, उसमें 23 लाख फॉडर एंड ग्रास यूज़ किया जाता था। लेकिन अब 2019-20 में 23 लाख से 4.3 लाख रह गए हैं, कम हो गए हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। 2019-20 में 6700 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिली थी फॉरेस्ट ऑक्यूपेशन में। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इनकम, कि जो फॉरेस्ट है वो 0.10% टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है 2012-13 में। ठीक है, फॉरेस्ट जिल्डेड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट वर्थ ₹23 करोड़। 2012-13 में कितने करोड़ प्रोड्यूस किए थे, 23 करोड़ उसने इनकम दी थी, जो हम पंजाब का 0.10% टोटल रेवेन्यू कह सकते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जैसे स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री है या कोई पेपर इंडस्ट्री है या वार्निश या डाई इंडस्ट्री है, उसमें रेजिन, टर्पेंटाइन इंडस्ट्रीज़, ये सबको क्या है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है पंजाब में जो को भी रॉ मटेरियल मिलता है वो इन सब फॉरेस्ट एरिया से ही मिलता है, इन सब इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट आ गया हमारे इनडायरेक्ट एडवांटेजेस।
इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी सॉइल की फर्टाइल करता है, उपजाऊ बनाता है। कैसे? जो मतलब कि फॉरेस्ट में पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, वृक्ष उगे होते हैं, उनके जो पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो हमारा एक ग्रीन मैन्योर का काम करता है, जिससे हमारी जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति इंक्रीज होती है। सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट हेल्प्स टू चेक सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी की खराब होने को चेक करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट चेक द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फ्लड्स, मतलब जब बाढ़ आती है, फ्लड एरिया आते हैं, उस टाइम पे ये हेल्प करते हैं कि मिट्टी तो नहीं वो अपने साथ बहा कर लेकर जा रही, मिट्टी तो नहीं खराब हो रही फ्लड्स, तो इसलिए उसके लिए भी फॉरेस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट है रेनफॉल। जो रेनफॉल है फॉरेस्ट बारिश में भी बहुत हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि उनकी जो मतलब कि फॉरेस्ट एरिया में जो वाटर मतलब कि पत्ते लेते हैं, जंगलों में जो वृक्ष खड़े हैं वहाँ से जो पत्तों में पानी जाता है वो क्या है, इवेपोरेट होकर मतलब कि मौसम में चले जाते हैं, ऊपर वेदर में चले जाते हैं, जो इवेपोरेशन का काम करते हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं एयर में मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से ये रेनफॉल का रीज़न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि हमारे जो आसपास इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आता है उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं जितने भी प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आ गया इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स, जो मतलब हमारे में जो स्टॉर्म्स आ रहे हैं उसका क्या असर पड़ता है। प्लांट्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट टेंड टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्ग विंग्स, जो आंधियाँ और तेज हवाएं चलती हैं उसको भी देखती हैं। ऑन द बर्डिंग क्रॉप्स अकॉर्डिंगली डैमेज टू द क्रॉप इज रिड्यूस, जिसकी वजह से हमारी जो क्रॉप्स की खराब हो रही है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट पॉलिसी की, गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाई गई है। सबसे पहले आ गया एक्सटेंशन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, के फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना। पंजाब गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्राइविंग मतलब कोशिश कर रही है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही, एक्सटेंडिंग द एरिया अंडर द फॉरेस्ट एरिया को एक्सटेंड करने के लिए। टू दिस एंड अभी तक न्यू फॉरेस्ट आर बीइंग ग्रोन एंड सेवरल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द कटिंग ऑफ ओल्ड फॉरेस्ट, कि पुराने फॉरेस्ट को कटिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, रोक लगाई गई है, और नए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो किए गए हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना ग्रो हुआ है, 4.85 ग्रो किया 2019-20 में, जबकि 1965-66 में 3.72 था। अब बात कर रहे हैं न्यू प्लांटेशन की। गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू प्लांट्स ग्रो किया, हर साल नए नए पेड़ पौधे लगाते हैं, वृक्ष लगाती है। इसमें से मेनली कौन कौन से लगाते हैं, यूक्लेपियस, रोजवुड, अरेशिया, कैच्यू, पाइन ट्रीज, ये सब लगाती है। ठीक है, जो यूक्लेपियस है ना, यूक्लेपियस एक ऐसा वृक्ष है जो एक लंबा होता है, इसकी पत्तियों से ना एक ऑयल निकलता है जो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, एक स्मेली ऑयल होता है। ठीक है, इन 2001 203 लाख न्यू ट्रीज लगाए गए थे, जबकि 17 और 18 में 103 लाख न्यू प्लांट्स। मैंने आपको बताया था ना, डाटा रिड्यूस हो रहा है फॉरेस्ट में जितना भी 2019-20 में, अगर प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरेटिवली करें तो ये हर एक चीज़ में डाउन ही चल रहा है। ग्रो मोर ट्रीज, सरकार ने और क्या पॉलिसी बनाई कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने। ठीक है, लोगों को इंक्रेज करना कि आप आगे आओ, वृक्ष लगाएं। ठीक है, पीपल गेट एट सैपलिंग, मतलब जो छोटे छोटे पौधे हैं वो लो प्राइजेस पे मिल रहे हैं गवर्नमेंट नर्सरीज में। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 143 प्लांट्स ग्रो किए थे 1450 में, जबकि रिड्यूस हो गए 130 लैक्स इन 2019-20 में। आगे आगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरीज बहुत ग्रो किया, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी हर एक ब्लॉक में नर्सरी सेटअप किया है, कि क्या है कि हमारी जो प्लांट्स उगाने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 250 नर्सरीज करंटली और ओपन की थी, और इन नर्सरीज में 490 लाख प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं हर साल। नेक्स्ट आ गया सोशल एंड विलेज फॉरेस्ट्री। सोशल एंड विलेज फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट होते हैं जिसमें फैलो लैंड्स ग्रो किए जाते हैं। अब फैलो लैंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स,
फैलो लैंड्स एक ऐसी लैंड्स होती है जिसमें मतलब क्रॉप तो ग्रो की जाती है, फसलें तो उगाई जाती है, लेकिन एक बार फसल उगाने के बाद एक सीज़न के लिए छोड़ दी जाती है, उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती क्योंकि उसकी फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, उसको दोबारा फर्टाइल किया जाता है। उसके बाद जब दोबारा एक सीज़न को छोड़ने के बाद अगले सीज़न में उस चीज़ को ग्रो किया जाता है। इस टाइप की लैंड को फैलो लैंड्स कहा जाता है। ये लैंड्स किसके रिलेट करते हैं? पंचायत के पास ये शामलाट लैंड, शामलाट लैंड भी पंचायती लैंड को ही बोल देते हैं, जो जिसका राइट या ओनर पंचायती होते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो ग्रोन रोड साइड्स पे भी ग्रो किए जाते हैं, कैनाल बैंक्स पे, ठीक है, रेलवे लाइंस पर भी ग्रो किए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल वुड्स, इनमें सबसे ज़्यादा लकड़ी जलाने के लिए फ्यूल वुड्स होता है, फ्रूट ट्रीज पाए जाते हैं, ग्रास एंड फॉडर पाया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट इज पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ दीज फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है हमारी पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ गया हमारा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। पंजाब गवर्नमेंट हैज सेट अप फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ऑफ ग्रोइंग ट्रीज एंड सेलिंग टिम्बर, टिम्बर्स को बताया था ना कि ऐसी लकड़ी जो बिल्डिंग बनाने में यूज़ की जाती है, उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन सेट किया कि द कॉरपोरेशन विल ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंस फॉर अदर प्रोजेक्ट, पैसे प्रोवाइड करेगी कुछ अदर प्रोजेक्ट्स के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप सबको पता होना चाहिए कि वो लुधियाना में है, एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों मिलकर एक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी फॉरेस्ट वेल को मतलब कनेक्टेड कर सके, कैसे इंक्रीज कर सके। तो इसके लिए हम जो ऑफिसर्स रखे गए हैं उन डिपार्टमेंट के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोगों को इंक्रीज करे कि किस तरह से वो पौधे ग्रो कर सके। नेक्स्ट आ गया फॉरेस्ट एंड 5 ईयर प्लान्स। इसमें इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान बनाया है जो पंजाब लेक्चरर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यही मैंने मेनली 5 ईयर प्लान्स लिए हैं। अब बात करते हैं 9th प्लान में कितना खर्चा किया था, 4,402 लाख रुपए फॉरेस्ट के लिए खर्चा किया था। फिर 10th प्लान में 2,000 लाख खर्च किया था। 11th प्लान में क्या है, 1,25,465 लाख रुपीज़ हमने फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए खर्च किया था। 12 प्लान में 430 करोड़ पे ही खर्च कर दिए थे हमने अपने डेवलपमेंट फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने के लिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आ गया हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेस्ट्री इन पंजाब, कि पंजाब में फॉरेस्ट्री करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, क्या क्या हमें समस्याएं मिलती है देखने के लिए। सबसे पहले आगे इन एडवोकेट अंडर एरिया अंडर फॉरेस्ट, यहाँ पे एरिया आएगा कि कौन सा एरिया मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है, वो अच्छे से नहीं आता। मतलब क्या बताएगा कि एरिया अंडर फॉरेस्ट इज पंजाब फार लेस देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है। इसको एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। सेकंड क्या है, सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी को ख़राब ना होए, मिट्टी आगे फ्लड्स के साथ आगे चली ना जाए, इसकी फर्टिलिटी लूज़ ना हो जाए, इसके लिए डिफॉरेस्टेशन को रोका गया है, जो बहुत मतलब पंजाब गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है, मतलब उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है कि डिफॉरेस्टेशन के लिए, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड रोक लगा दी है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कैसे होगी, जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है या ग्रेजिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, फ्यूल वुड्स या टिम्बर है, ठीक है, ये सब भी प्रॉब्लम्स आती है फॉरेस्ट्री में, ठीक है, जो कि रोक लगा दी गई है इन सब चीज़ों पे। और मेथड्स हुइंग एंड कटिंग प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं जो आउटडेटेड है, जो मतलब पिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से भी हमारे खर्चों को मीट नहीं कर पा रही। इन एडवोकेट फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट, जो फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट है वो भी सही मात्रा में नहीं है, जैसे फॉरेस्ट की रोड्स हो गई, ठीक है, या फिर अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो चाहिए वो इनसफिशेंट है, वो प्रॉपर यूज़ नहीं किए जाते। और क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलते, डिसर्टिफिकेशन, ठीक है, ये भी ग्रेट थ्रेट है फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में। हमें ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादा चेक करना पड़ता है, जो राजस्थान एरिया के साथ मिलते हैं वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हमें वृक्ष लगाने पड़ते हैं, ट्रीज़ लगाने पड़ते हैं, पौधे लगाने पड़ते हैं, ताकि हम अपने मतलब उस चीज़ को चेक करते रहें।
नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल वुड्स की जो फ्यूल वुड्स है उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, विलेजर्स हैं मतलब कि उसको फ्यूल वुड्स की बहुत कमी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो ड्राई कॉटन प्लांट्स यूज़ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें ड्राई कॉटन प्लांट्स यूज़ करना बंद कर दिया। उसकी जगह उन्होंने फ्यूल के लिए क्या कर दिया, पैडी कल्टीवेशन यूज़ कर दी कॉटन कल्टीवेशन की जगह पे, जिससे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री प्लान ऑल्सो इंस्टेड ऑफ फ्यूल वुड सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इज बीइंग इंक्रीज्ड। मतलब इनकी जो सप्लाई है वो टिम्बर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की वो भी इंक्रीज हो गई है। फ्यूल वुड के शॉर्टेज होने की वजह से जो विलेजेस है उनको मजबूर किया गया है कि वो अपनी काऊ डंग को ही एज अ फ्यूल यूज़ करें, जिसकी वजह से मैन्योर क्या हो रहा है, हमारा कम होता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल था। आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आप सबको समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स आपको ये सारी वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उस चीज़ को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।